जो मेल हार्मोन्स होते हैं और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितने और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? जो सिंड्रोम है इसमें सबसे ज़्यादा मसला ही हार्मोन्स का। फीमेल्स में मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है उनकी मिकदार बढ़ जाती है और जो फीमेल टाइप ऑफ हार्मोन है वो थोड़े कम हो जाते हैं। पीसीओएस का इश्यूज़ हो जाता है हमारी यंग गर्ल, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको वो ऑब्जर्व कर सके और उनको पता हो कि हमारी बच्ची को ये इशू हो रहा है? बच्चियों में एकदम वेट बढ़ना शुरू हो गया, तब पेरेंट्स को अलार्म हो जाना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग। या चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी शुरू हो गई है और वो कह रही है कि पिंपल्स आ रहे हैं, एक्नी आ रही है, ये मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QAS हेल्थ पॉडकास्ट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, PCOS जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है और हमारी सोसाइटी में इसी की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू भी बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली हमारी जो यंग गर्ल हैं उनको बहुत ज़्यादा ये इशू हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है, आपको पिगमेंटेशन का इशू भी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, आपका वेट भी बढ़ जाता है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आलिया बशीर, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि PCOS का इशू इतना कॉमन क्यों है और इसकी डेप्थ में भी जाने की कोशिश करेंगे, बेसिक पॉइंट्स को रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, PCOS की तरफ जाने से पहले, उसको समझने से पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितने और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है इसमें सबसे ज़्यादा मसला ही हार्मोन्स का है। ठीक है। और इसमें फीमेल्स में मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है उनकी मिकदार बढ़ जाती है और जो फीमेल टाइप ऑफ हार्मोन है वो थोड़े कम हो जाते हैं। जब इन दोनों का इम्बैलेंस होता है तो ये सारे के सारे जो मसले मसाइल हैं ये शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उसमें बेसिक जो कि सिंड्रोम है, ये एक डिजीज़ से इस तरह से डिफरेंस है, इट्स अ सिंड्रोम, इट्स नॉट ए डिजीज़, बिकॉज उसका कोई एक सिंगल कॉज नहीं है। इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंडरलाइन काम कर सकते हैं, जिसमें जेनेटिक हो सकता है, डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल है, ओबेसिटी है, ये सारे के सारे मसले मसाइल आते हैं। और जब ये आते हैं तो फिर इस पर सिम्टम्स भी वेरिएबल हैं। इसमें हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, ओबेसिटी हो जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म जो कि मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं, जब जिसकी वजह से ये फिर आगे हेयर ग्रोथ होना और बाकी चीज़ें होना जो है और कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ होना, ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स के बैलेंस के ख़राब होने की वजह से हो रहा होता है। ठीक है। इस लिहाज से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो हार्मोन्स हैं दे आर द वन हु आर पिवटली प्लेइंग द रोल। और इसके साथ साथ एक तरफ तो ये एंड्रोजेंस हार्मोन्स बढ़ा देते हैं जो कि मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं, और दूसरी तरफ इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। अगेन बॉडी में, और वो भी इसी वजह से जब ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो वो ये फर्दर एग्रीवेट करते हैं मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स को। और ये जब मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स बढ़ते हैं या बॉडी में होते हैं तो ये हमारी जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स हैं जिसके साथ ये हार्मोन्स अटैच होते हैं और सर्कुलेट करते हैं, ये उनको कम कर देते हैं। ठीक है। ये मेल टाइप जब वो कम हो जाते हैं तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल हार्मोन है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो फर्दर उसको एग्रीवेट कर देता है। तो इस तरह से फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं और वो लोग जो है फिर वो उसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो मैम, ये PCOS आखिर हमारी बॉडी में क्या ऐसा गलत कर रहा है जो हमें समझ नहीं आता और हमें इसको फेस करना पड़ रहा है? एक्चुअली देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अब कॉमन हो रही है और इसका इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड तो 2 in 10 है, यानी हर 10 में से 2 औरतें जो हैं वो हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, ये अबाउट 50 to 52% पॉपुलेशन है जो कि हमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से लिंक्ड है, और उसमें ये डायग्नोज भी हो रहा है। एक तो नंबर 1 इसमें डायग्नोसिस अब ज़्यादा होने लग गई है, और इसकी डायग्नोसिस के लिए भी हमें ये कि रॉटरडम क्राइटेरिया है जिसमें से हम कहते हैं किसी भी 2 फीचर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है आउट ऑफ 3, जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, हाइपर एंड्रोजेनिज्म और छोटी छोटी पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि ओवरीज के अंदर छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं जो कि 2 to 9 मिलीमीटर की, अबाउट 10 और 10 से ज़्यादा नंबर की हो सकती हैं। तो ये इनमें से कोई भी 2 फीचर जब प्रेजेंट होंगे तो हम ये कहते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पेशेंट सफ़र कर रहा है। ठीक है। और ये कॉमन इसलिए होता जा रहा है कि हमारे यहाँ देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जेनेटिक, जैसे मैंने कहा, वो पार्ट प्ले कर रहा है,
और सेकेंडली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ रहे हैं, और बच्चों की अपनी डाइटरी हैबिट्स प्लस स्लीपिंग पैटर्न्स, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दिस वन। अगर आप नोट करें तो पहले हमारे औरतों में इतना नहीं था, हम इतना ज़्यादा ये बात सुनने में नहीं आती थी। अब तो आप थिन, लीन, ओबेस, हर पेशेंट को अगर देखें तो हर दूसरा पेशेंट आपको ये कहता पाया जाता है कि डॉक्टर साहब मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफ़र कर रही हूँ। तो जो हमारी डाइट है, इसमें डाइट में ये जो बच्चियों का जंक फूड है, फिजी ड्रिंक्स हैं, और जो हम लोग बाहर से बिल्कुल खा रहे हैं, ये बहुत पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी में फ़ैट डेपोजिशन करता है। फ़ैट डेपोजिशन में फर्दर आपके मेल हार्मोन्स फिर बढ़ रहे होते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओबेसिटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो इश्यूज हो जाते हैं। ओबेसिटी इसमें बेसिकली एब्डोमिनल फैट बढ़ रही होती है। और ये और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है जो बच्चों को देखनी चाहिए, और ख़ासतौर पे बच्चियों को, स्लीप पैटर्न्स। हम लोग रातों को, अब बच्चियाँ नहीं सोते, बच्चे नहीं सो रहे, ये नया ट्रेंड चल गया जी, रातों को हम काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। अल्लाह मियाँ ने रात सोने और दिन जो है वो जागने के लिए बनाया, और रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जो हमारी नींद को और हमारी बॉडी की हर हार्मोन्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। जब वो चीज़ें नहीं हो रही थी, जब सोना आपका टाइम पे नहीं है, उठना आपका टाइम पे नहीं है, खाना आपका बेहतर नहीं है, उसको टाइम पे नहीं खा रहे, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट करती हैं। ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह हम लोग अब ऑर्गेनिक फूड की दोबारा बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक चीज़ों पे जा रहे हैं दोबारा, मुझे ये लगता है एक तो बच्चों की हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ उनको इम्प्रूव करवाने की ज़रूरत है, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, डाइटरी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि दे शुड गो फॉर द बैलेंस डाइट, और सेकेंडली उनका स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करना। अच्छा मैम, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स को आखिर कैसे अपने, जब बच्चियां यंग हो रही होती हैं और वो बड़े परेशान होते हैं जब उनको PCOS का इश्यूज़ हो जाता है, हमारी यंग गर्ल, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको वो ऑब्ज़र्व कर सके और उनको पता हो कि हमारी बच्ची को ये इशू हो रहा है? अगर तो बच्चियों में एकदम वेट बढ़ना शुरू हो गया, तब पेरेंट्स को अलार्म हो जाना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग। बच्चों को पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाएं, जैसे अगर वो पहले रूटीन में एवरी मंथ आ रहे थे, 7 डेज़ आ रहे थे, अगर उनकी क्वांटिटी कम होने लगी है, डेज़ कम होने लगे हैं, और वो वेट पुट ऑन कर रही हैं तब भी, और अगर उनके पीरियड्स में स्पेल्स आने लगे हैं, लाइक अगर वो पहले हर महीने पीरियड्स आते थे, अब 2-2 महीने बाद आते हैं, 3-3 महीने बाद आते हैं, और बाद बच्चियों को तो सिर्फ पीरियड्स मेडिसिन लेने के बाद आते हैं, तो ये सारे के सारे ये फीचर्स, या चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी शुरू हो गई है, और वो कह रही हैं कि पिंपल्स आ रहे हैं, एक्नी आ रही है, ये मसला, या चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए, फेस पे बाल आ रहे हैं, बॉडी के बाकी हिस्सों पे बाल आ रहे हैं, चेस्ट पे बाल आ रहे हैं, टांगों पे आ रहे हैं, थाइस पे आ रहे हैं, और थिक हेयर बाल जैसे कि मेल साइड के टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ आ रही है, तो भी हम इसको कहते हैं। बाज़ आपकी जो नेक है या अंडर आर्म्स है, उसमें एक डार्क पिगमेंटेशंस शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एकेंथस नेग्रिकेंस कहते हैं, एकेंथोसिस नेग्रिकेंस। इसको भी अगर कोई आ रहा है और इस तरह की अपनी बॉडी में डिस्कलरेशन देख रहा है, तो तब भी इन सब चीज़ों को सोचते हुए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को फिर किसी भी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा मैम, अभी आपने ये इरेगुलर पीरियड्स की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि अब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि रेगुलर क्या है और रेगुलर क्या है। देखिए, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, यूजुअली एक एज है जिस पे स्टार्ट होते हैं, कुछ लोगों को 13, कुछ लोगों को 12 इयर्स, कुछ को 10 इयर्स, दैट इज़ द एज ऑफ मेनार्की, जब हम उसको कहते हैं कि पीरियड स्टार्ट। उसके बाद कुछ लोगों को थोड़े से 2-4 साल, एक आधा साल थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि उस वक्त अभी आपके सिस्टम मैच्योर हो रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस मैच्योर हो रहा होता है, पिट्यूटरी मैच्योर हो रहा होता है, तो कभी कभी स्पेल्स आ जाते हैं, वो शुरू के टाइम में नॉर्मल है। लेकिन जब एक दफ़ा पीरियड्स रेगुलर शुरू हो गए, तो इसका मतलब है वो हर 20 डेज़ 8 डेज़ पे नॉर्मल रूटीन में पीरियड्स आते हैं, और कुछ लोगों का साइकिल 35 डेज़ का हो सकता है, कुछ लोगों का 21 डेज़ का हो सकता है। अगर 20 से पहले आ रहे हैं तब भी अब नॉर्मल है, अगर बहुत ज़्यादा 35 के बाद जा रहे हैं तो तब भी मतलब 35 और 25 वो नॉर्मल से लेके 35 तक के दरमियान आप उसको रेंज को नॉर्मल कंसीडर करते हो, बट 28 डेज़ पे जो है ना वो रेगुलर रिदम है, और 5 to 6 डेज़ के पीरियड्स होते हैं। नॉर्मली 80 ml, यानी हम कह लें उससे ज़्यादा की ब्लीडिंग रूटीन में नहीं होनी चाहिए। अब अगर किसी को इससे ज़्यादा की ब्लीडिंग हो रही है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, या इससे कम हो रही है, और उनको बार बार जो है या 1 या 2 दिन की स्पॉटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है, और ये देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ द साइकिल,
तो वो फिर उन्हें ऑब्जर्व करके इस पे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा मैम, पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस बताइएगा कि ये सेम है या इसमें कोई डिफरेंस है? अच्छा, बेसिकली मैंने जैसे पहले कहा कि पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, बिल्कुल। डिजीज वो होती है जिसका कोई एक सिंगल नोन कॉज हो और उसका कोई एक सिंगल सिम्टम हो। जैसे हम अगर मलेरिया है, मलेरिया का हमें पता है कॉजेटिव एजेंट मॉस्किटो है और उसके अंदर फीवर होगा, उसका एक ही सिम्टम है और फीवर विद चिल्स एंड राइगर होगा, या टाइफाइड है या कुछ। ये वो डिजीज़ हैं जिनका हमें एक कॉज पता है, उसका सिम्टम पता है और उसका एक टेस्ट है और उसका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। जबकि जो सिंड्रोम्स होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इट्स नॉट डिजीज क्योंकि इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, इसके हेटेरोजेनेसिस की इटियोलॉजी अभी तक 100% डायग्नोज नहीं हो पाई है। सिमिलरली इसका कोई एक सिम्टम नहीं है, इसमें किसी में एक्नी ज़्यादा हो सकती है, किसी में हिर्सुटिज्म ज़्यादा हो सकता है, किसी में वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, किसी में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। तो इसमें हमें अगर मल्टीपल सिम्टम्स में से कोई 2 या 3 चीज़ें मिल रही हों और हमें साथ में अल्ट्रासाउंड पे भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन छोटी छोटी पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल रही हों, तो हम फिर इसको कह देते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सो इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम डिजीज, इट्स नॉट हैविंग अ सिंगल कॉज। अच्छा मैम, अगर टेस्ट की बात की जाए, अगर पीसीएस का किसी को इशू है तो कौन से ऐसे लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जो कम्प्लीटली हमें करवाने चाहिए? अच्छा देखिए, जैसे अब ये सिंड्रोम है ना, तो इसका कोई एक सिंगल डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ठीक है। जैसे हमने कहा ना मलेरिया का, तो मलेरियल पैरासाइट करवा लेंगे, ब्लड कल्चर करा लेंगे तो हमें मलेरियल पैरासाइट मिल जाएगा। लेकिन इसका कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिसके बेस पे हम कहेंगे कि ये अगर आ गया तो हम इसको कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तभी हमने कहा ना, इसको डायग्नोसिस के लिए एक रॉटरडम क्राइटेरिया है जिसके अंदर किसी भी 2 फीचर्स का आउट ऑफ 3 प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि ये सिंड्रोम है। और इसमें जब टेस्ट हम कराने की बात करते हैं तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें बिल्कुल नेकलेस जैसे नेकलेस के मोती प्रोए होते हैं ना, ऐसा छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो कि अबाउट 10 और उससे ज़्यादा के नंबर में होते हैं और 2 to 9 मिलीमीटर साइज़ होता है, उनका बहुत साइज़ नहीं होता। वो पेरीफ्री पे इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे गले में नेकलेस पहना हो। एक तो ये अपीयरेंस आती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज की अल्ट्रासाउंड पे। इसके अलावा हम टेस्ट करवा सकते हैं, इनके FSH LH हार्मोन्स लेवल हैं जो कि हम डे 2 पे करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स करवा सकते हैं ताकि ये देखने के लिए कि इसमें मेल हार्मोन्स कितने बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर डिहाइड्रो एपीएंडोस्टीरिन सल्फेट है, ये टेस्ट करवा सकते हैं। देयर इज़ अ पैनल ऑफ टेस्ट जो कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और जिसके करवाने के बाद ही हम इसको बेसिकली डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या नहीं है। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली हम घर में बहुत सारे ऐसे घरेलू टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई घुट्टी कोई कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी डेंजरस चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें, हमें ना जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें बैलेंस डाइट, एक तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब हम खुद चीज़ों को अपने तौर पे ठीक करने लगते हैं ना, तो बाज़ का हम फ़ायदे की बजाय अपना नुकसान कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें जैसे बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, मीठा शुगरी चीज़ें, बेकरी आइटम्स, ये चीज़ें घर में बहुत अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। चॉकलेट्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आइसक्रीम्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो जो छोटे होते बच्चे, गुप्पू बच्चे नज़र आते हैं ना, जिनको लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, वो बड़े होकर इन प्रॉब्लम्स में जाने की तरफ बच्चियाँ जा सकती हैं। तो शुरू से ही माँ बाप को ज़रा बैलेंस डाइट के ऊपर लेके जाना चाहिए और हमें इन सब चीज़ों, फिज़ी ड्रिंक्स, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स, बैलेंस लेना चाहिए। ये नहीं कि हम इनको लेते ही चले जाएं। तो हमें बेसिकली बच्चों को जो देने की ज़रूरत है, फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, घर के बने हुए खाने दें, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो एक्टिविटी करें, कोई वॉक कर लें, कोई गेम कर लें आउटडोर, कोई अपना जिम चले जाएं, नहीं तो सामने स्विमिंग कर लें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों की अगर शुरू से आप इनकलकेट कर देंगे उनकी हैबिट्स में, तो वो बड़े होकर भी उनके साथ प्रॉब्लम में नहीं आ रही। ठीक है। तो बेसिकली हमें अब इस वक्त लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिसिन तो हम सारी जिंदगी नहीं खिला सकते, बिल्कुल ऐसे ही खा भी नहीं सकता ऐसे। अच्छा मैम, अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या एडवाइस करेंगी जिनको PCOS का इशू है, वो किस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, क्या एडवाइस करेंगी कि क्या हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं? देखिए, ये बच्चियाँ जब इनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं ना, अगर अनमैरिड है ना, तो ये उससे ही काफ़ी अपसेट होती हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी अपसेट हो रहे होते हैं। और अगर ये मैरिड हैं तो ऑब्वियसली इन लोगों के फिर इश्यूज़ आ जाते हैं रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड सब कुछ ना, कि उन्हें ज़ाहिर बच्चे भी चाहिए, फैमिली
सोशल कंस्ट्रेन एंड ऑल दिस। तो उसमें ऑब्वियसली दे नीड अ मेंटल सपोर्ट। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उनके घर से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, और स्पेशली जब वो मैरिड हो जाती हैं तो फिर उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज उनको सपोर्ट करें। देखिए ये वो प्रॉब्लम है जो कि ट्रीट हो सकती है, लेकिन ये ख़त्म हरगिज़ नहीं होती 100%। इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी ट्रीटेड। तो हर चीज़ का एक इलाज मुमकिन है और इलाज में मिलता है। तो जो ये बच्चे रियली स्ट्रेस में होते हैं, और एट टाइम्स जब आती हैं मेरे पास भी पेशेंट्स तो ये कहती हैं डॉक्टर साहब हम बहुत तंग हो गए, हम इतने अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं, हम अब क्या करें। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो एट टाइम्स आपको एंटी एंजाइटी देनी पड़ जाती है, उनको कभी कभी साइकोलॉजिस्ट को भी रेफ़र करना पड़ सकता है। तो बेसिकली ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या लगता है, उसका पेशेंट कितना साइकोलॉजिकली इफेक्टेड है, और ऐसे में उसकी काउंसलिंग, उसके घर वालों की काउंसलिंग बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। और अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तो दे कैन ऑलवेज सेंड टू द साइकोलॉजिस्ट, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली हमारे मुआशरे में ये बात ज़रा ज़्यादा अजीब सी समझी आती है कि किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी माइंडसेट, कि अगर हमें कोई मसला है तो हम शुरू में ही साइकोलॉजिस्ट को मिल लें और उससे बात कर लें और अपनी बातों को डिस्कस कर लें। क्योंकि जब हम बहुत सारी बातों डिस्कस कर लेते हैं या अपने अंदर से अपना वो निकाल देते हैं तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और नींद और सब चीज़ें, और आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। अच्छा मैम, लास्ट में ये भी बताइएगा कि ओसीपी और ओरल टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं, क्या इसका अननेसेसरी जो यूज़ है वो करना चाहिए? क्या सही है इसका इस्तेमाल पीसीओएस में? देखिए पीसीओएस में जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टारगेट क्या है, हम चाह क्या रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन को एडवाइस करना पड़ता है। सपोज़ अगर एक बच्ची है, उसके पीरियड्स इरेगुलर है एंड शी इज़ अनमैरिड, तो उसको जो ट्रीटमेंट देंगे वो हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की शक्ल में देंगे। वो बाज़ वक़्त हमें 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन कि कितने देर में वो अपना वेट रिड्यूस कर लेती है और कितनी देर में वो नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकती है, हमें देनी पड़ जाती है। अननेसेसरी यूज़ तो किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ का एक लिमिट और उसकी एक वाज़िया वजह होनी चाहिए कि क्यों देना है और क्या उसका फ़ायदा होगा और किस लिए देना। सिमिलरली अगर एक औरत है जिसको बच्चे चाहिए तो उसके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। उसको हमें पीरियड्स को 1 या 2 महीने उसको ज़रा थोड़ा रेगुलेट करके फिर हमें उसको ओवुलेशन इंडक्शन, ताकि उसके ओवम बने, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसीज हों, हमें उस लाइन पे ट्रीट करना पड़ा। अगर एक पेशेंट है उसका प्रॉब्लम ही सिर्फ ये है कि उसके हेयर का प्रॉब्लम है, तो हमने उसको फिर लेज़र और बाकी चीज़ें, और एट टाइम्स उसमें हमें कुछ पिल्स जिसमें साइप्रोटीरॉन एसीटेट है वो देना पड़ता है, जो हेयर ग्रोथ को सप्रेस कर दे, ताकि उनकी जब वो लेज़र और वो चीज़ें कराएं तो उनको प्रॉब्लम ना आए और वो उसके साथ वो हो जाए। ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिल्कुल यूज़ होती हैं, लेकिन उनको जुडिशियसली यूज़ करें और अकॉर्डिंग टू द रीज़न एंड कॉज, अगर जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ यूज़ करें, अननेसेसरी। ठीक है। डॉक्टर साहब, लास्ट में लाइफस्टाइल के हवाले से क्या एडवाइस करना चाहेंगी गर्ल्स को कि वो किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करें और किन चीज़ों को बेहतर कर सकती हैं ताकि इनसे बच सकें? ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर ये कर लेना तो सारी ज़िंदगी बच्चियों की भी आसान हो जाए और पेरेंट्स की भी। बच्चों को मुझे लगता है कि नंबर 1 शुरू से बहुत ज़्यादा जंक नहीं लेना चाहिए। नंबर 2 उन्हें अपनी डाइट कॉन्शियस होना चाहिए। हमारे मुल्क में प्रोसेस्ड फूड, जंक, फिज़ी ड्रिंक्स, चिप्स, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बच्चियों का स्ट्रेस होता है, वो नाश्ते किए बगैर घर से जाती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने घर से हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाएँ। स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे माएँ उनके साथ अगर उनका हेल्दी ब्रेकफास्ट भेजें, साथ उनके लंच ब्रेक के लिए लाइक फ्रूट्स दे सकती हैं, कोई घर में बना हुआ अच्छा हेल्दी स्नैक दे सकती हैं, सैंडविच दे सकती हैं, वो दें। और उसके बाद उनके गेम्स, स्पोर्ट्स, ख़ास तौर पे आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो ज़रूर इन्वॉल्व हों। दिन में पढ़ें, रात को वो प्रॉपर 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद लें, ताकि जब वो सुबह उठें तो वो फ्रेश हों। सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे आजकल की जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो नाश्ता नहीं करके जाते हैं, उनको लगता है ये ब्रेकफास्ट करके गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसमें मीट प्रोडक्ट, एग ये ज़रूर लें, और साथ में दूध, दही, ये दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। एक बैलेंस डाइट जो कि प्रॉपर है वो लेने की ज़रूरत है, और साथ में कोई ना कोई आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रनिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, योगा हो सकती है, जिम हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है। अपने आप को एक्टिव रखें। अपने आप को एक्टिव ठीक है। रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स को हमने रेस करने की कोशिश की है, जो कि हम डेली डिस्कस भी करते हैं, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो बहुत कम डिस्कस की जाती हैं। होप सो आप लोगों को ये हमारा पॉडकास्ट बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा
इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।